बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट चीज़ें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो इसमें चीज़ें हैं दे आर रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं, इतना इसमें मुश्किल कंटेंट नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर्स या मोबाइल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, जिनमें आपको ये 5 बड़े बड़े खाने नज़र आ रहे हैं। तो इनमें मेंशन किया हुआ है कि एक लैपटॉप्स होते हैं, टैबलेट्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, तो ये एक कैटेगरी है। इसी तरह दूसरी कैटेगरी हो सकती है जो कि सर्वर्स हैं और टर्मिनल्स हैं। जो तीसरी कैटेगरी हो सकती है दैट इज़ स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल कैमरास हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, ई बुक रीडर्स हैं, पोर्टेबल एंड डिजिटल मीडिया प्लेयर्स हैं, और इसी तरह वेयरेबल डिवाइसेस हैं। और चौथी टाइप है गेम डिवाइसेस। आप अक्सर गेम वगैरह गेम कंसोल्स वगैरह आपने देखे होंगे या आपने कभी यूज़ किए होंगे जब आप गेम्स प्ले करते हैं। और कुछ एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। तो हम ज़रा इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक टाइप कौन सी है और उसका क्या पर्पस है और किस लिए यूज़ करते हैं। तो जो पहली टाइप है जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज मोबाइल कंप्यूटर्स एंड डेस्कटॉप। मोबाइल, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक मोबाइल कंप्यूटर होता क्या है। अब मोबाइल कंप्यूटर इज़ अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर। तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक वर्ड है पोर्टेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पोर्टेबल का क्या मतलब है। नॉर्मली जो पोर्टेबल मीन्स एक ऐसी चीज़, कोई ऐसी डिवाइस जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी की जा सके। ठीक है, ऐसी चीज़ या ऐसी डिवाइस जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी की जा सके, यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आराम से रखी जा सके। जिस तरह हम डिफरेंट चीज़ें हैं वो रखते हैं तो और आसानी से कैरी कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं अपना या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ये आप बड़ी इजीली कैरी कर सकते हैं। आप बैग में रखते हैं या पॉकेट में रखते हैं और यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिसको हम इजीली कैरी कर सकें, दैट डिवाइस इज़ नोन एज पोर्टेबल डिवाइस। और वो डिवाइस अगर कंप्यूटर हो, जिस तरह लैपटॉप है या आपका नोटबुक्स होती हैं, तो फिर हम ऐसे कंप्यूटर्स को क्या कहेंगे कि दे आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ठीक हो गया। तो मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल भी मतलब मूव करने वाले। ठीक है जी। तो एक मूव करने वाला जो कंप्यूटर है, ये सेंटेंस को ज़रा वर्ड बाय वर्ड देखें कि एक मूव करने वाला कंप्यूटर वो असल में एक पोर्टेबल यानी कि कैरी किए जाने वाली एक डिवाइस है जो कि पर्सनल कंप्यूटर है आपका। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसे सिंगल यूज़र यूज़ करे। तो नॉर्मली आप जो पीसी कंप्यूटर घर पे यूज़ करते हैं या आप यूनिवर्सिटी में कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली एक सिंगल कंप्यूटर, एक टाइम पर एक ही बंदा यूज़ कर रहा था। ठीक है ना, तो उसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इससे पहले कुछ और कंप्यूटर्स भी थे या बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको मेन फ्रेम्स भी कहते हैं। वो एक ही कंप्यूटर एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते थे और अब भी करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। फ़िलहाल जो हम पीसी यूज़ करते हैं, जो आपने देखे हुए हैं, वो सारे के सारे दे आर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है जी। तो अ मोबाइल कंप्यूटर इज़ अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइंड सो दैट आ यूज़र इजीली कैरी इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है जी। ये पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि वो बनाया ही ऐसा गया है कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सके। और इसमें लिखा हुआ है आ यूज़र, एक सिंगल यूज़र यूज़ करता है। तो सिंगल यूज़र जो भी कंप्यूटर यूज़ करेगा हम उसे पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ मोबाइल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक हो गया। तो जिस कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे, याद रखें वो मोबाइल कंप्यूटर होगा, ऐसा कंप्यूटर जो कि मूव कर सके इजीली। जिस तरह आप नोटबुक यूज़ करते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, और ठीक है,
तो ये मूवेबल हो जाएंगे। और दूसरी जो कैटेगरी इसमें आती है वो डेस्कटॉप है, जिस तरह आप टावर वाला या डेस्कटॉप जो घर पे आपने यूज़ किया है या यूनिवर्सिटी की लैब्स में आपने अक्सर देखा होगा और यूज़ किया होगा, तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम नॉर्मली डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये जो दोनों टाइप के कंप्यूटर्स हैं ना, जो कि मूव कर सकते हैं और जो डेस्कटॉप बेस्ड हैं, हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ भी इसको भी गौर से देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर जो है वो असल में एक मोबाइल कंप्यूटर या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है दैट कैन परफॉर्म ऑल इट्स इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज बाय इटसेल्फ। ठीक है जी। तो वो जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है? वो अपनी सारी इनपुट्स, उस इनपुट पर कोई या जो एक सिंगल इनपुट है या मल्टीपल इनपुट्स हैं उन पर कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनसे आउटपुट जनरेट कर सकता है और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्टोरेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो खुद से करता है, ये सारा काम खुद से करता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो आप माउस से इनपुट देते हैं या आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। इसी तरह समटाइम ऐसा होता है कि आप माइक लगाते हैं कंप्यूटर को और फिर अपनी ऑडियो से इनपुट देते हैं और वो फिर उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है और या तो उससे आउटपुट जनरेट कर लेते हैं आप स्क्रीन पे जिस तरह डिस्प्ले कर दिया, या आप समटाइम कीबोर्ड से कोई और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई शॉर्टकट कीज़ आप प्रेस करते हैं तो कोई और एक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो ये सारा कुछ असल में प्रोसेसिंग होती है। और या आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं वर्ड फाइल में या मैं एक टेक्स्ट फाइल में एक डेटा को टाइप करता हूँ, मैंने किसी का एड्रेस लिखना है, मैंने कोई असाइनमेंट बनानी है तो एक डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा, उसमें मैं अपना जो भी कंटेंट है वो लिख दूंगा और फिर उसे हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर दूंगा। तो ये सारे का सारा जो काम है वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। और ये जो कंप्यूटर है एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो एट अ टाइम एक बंदा यूज कर रहा है। अच्छा, इसको आपने ये देखना है, समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो लैपटॉप है घर पे है या पीसी है वो आप बहन भाई आपस में शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो उसको अगर आप देखें तो आप जब आपस में शेयर करते हैं तो आप एक टाइम पे एक ही बंदा यूज़ कर रहा होता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है ना कि एक टाइम पर वो कंप्यूटर या वो लैपटॉप एक ही बंदा यूज़ करता है। तो हमने ये देखना है कि एक कंप्यूटर एक टाइम पर कितने बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मली वो एक ही बंदा यूज़ कर लेता है या कर सकता है, इसलिए हम उसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, वो बनाए इस पर्पज़ के लिए गया है कि उसे एक बंदा यूज़ करे, ये नहीं हो सकता कि उसे मल्टीपल लोग यूज़ कर सकें। ठीक है जी, तो ऐसा कंप्यूटर जो एक बंदा यूज़ कर सके उसको पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। और वो पर्सनल कंप्यूटर हमारा डेस्कटॉप भी हो सकता है और हमारा मोबाइल कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब वो जो मोबाइल कंप्यूटर में ये आपके सामने डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रही हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो अब इनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि मोबाइल डिवाइसेस भी हैं जिस तरह, और आगे हम इनको मज़ीद डिटेल में भी देखते हैं कि इस जो मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी है इसमें से एक टर्मिनोलॉजी हमने लैपटॉप को बार बार यूज़ किया। तो लैपटॉप भी मोबाइल कंप्यूटर है क्योंकि इजीली कैरी किया जा सकता है। तो अ लैपटॉप आल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है जी, ये एक नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। एंड इट इज़ अ थिन मीन्स पतला बारीक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा मोटे भी होते थे, आपने अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा हैवी होते थे, उनकी जो विड्थ होती थी या जो उनकी डेप्थ होती थी वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो अब आपने देखे होंगे कि जो लैपटॉप हैं वो काफ़ी थिन आ गए हैं, बारीक आ गए हैं। और इसी तरह दे आर लाइट वेट मोबाइल कंप्यूटर्स। तो जो लैपटॉप्स हैं वो थिन भी हो गए हैं और लाइट वेट भी हो गए हैं, उनका वज़न कम हो गया। विद द स्क्रीन इन इट्स LED एंड कीबोर्ड इज इट्स बेस। ठीक है, जो लिड है वो भी इसकी स्क्रीन पर ही है, और जो LED या जो भी आप सामने आपको स्क्रीन नज़र आती है, और जो इसकी बेस है
उस पर आपका कीबोर्ड अवेलेबल होता है और माउस पैड भी अवेलेबल होता है। अब ये आपको इस टाइम पिक्चर्स में दो तरह के लैपटॉप नज़र आ रहे हैं। एक ट्रेडिशनल लैपटॉप है जो लेफ़्ट साइड पे है, ये वाला। तो इसमें देखें तो अगर ये थोड़ा सा मोटा है, नॉर्मली अक्सर आपने ऐसा देखा होगा और यूज़ किया होगा। एक अल्ट्रा थिन होता है, तो ये बारीक है। ये आपने अक्सर शायद आपने देखा हो, जो मैक होता है, जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं वो आपने देखे होंगे, वो अक्सर थिन होते हैं, तो उनको अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी है। उसके बाद आपकी टैबलेट्स होती हैं। अच्छा, लैपटॉप में अगर आप देखें तो लैपटॉप में ये जो टू साइड्स होती हैं, फोल्डिंग होती हैं, जो नीचे बेस होती है उस पर कीबोर्ड है, और जो ऊपर लिड होती है, लिड मीन जो ऊपर से आप कवर कर लेते हैं, जो लिड नॉर्मली ढकने को कहते हैं। तो ये जो ऊपर से आप कवर कर लेते हैं, इसके अंदर ही आपका एलईडी लगी होती है या स्क्रीन होती है। तो जो टैबलेट होती है ये भी थोड़ी सी इससे मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। तो टैबलेट इज़ अ थिन। पहली खूबी क्या है कि ये थिन होती है, बारीक होती है, लाइट वेट होती है, और फिर ये मोबाइल कंप्यूटर भी होता है। तो अगर कभी आपने यूज़ किया हो टैबलेट, तो आपने देखा होगा साइज़ में छोटा होता है लैपटॉप से, और उसके साथ नॉर्मली कोई की पैड नहीं होता, वो टच स्क्रीन होता है। आप उधर से टच भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ कोई एक्सटर्नल कीबोर्ड जो है या कीपैड जो है वो अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको दो डिफरेंट एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। जिस तरह ये एक है, समटाइम आपने देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर वाला लैपटॉप होता है, वो आपने कुछ अपने दोस्तों के पास या आपके पास भी होगा, उसको देखा होगा। तो उसके साथ भी बेस होती है, और वो जो बेस है वो डिटैच भी हो जाती है। डिटैच मीन्स वो अलग भी हो जाती है। तो आप स्क्रीन को अलग कर लेते हैं, और जो नीचे एक पैड होता है वो अलग कर लेते हैं। तो आप उसको एज ए टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर अगर आप चाहें तो उनको अटैच करके ईजीली, ऐसे जैसे इन्होंने ये इधर अटैच किया हुआ, तो अटैच करके आप उस लैपटॉप को या टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ईजी है टाइपिंग करना। ठीक है। अगर आप नॉर्मली, हम ऐसे ही कंफर्टेबल होते हैं टाइपिंग करने के लिए, तो अगर आपने ज़्यादा टाइपिंग करनी हो तो आप इस तरह एक्सटर्नल जो कीपैड होता है उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमारी कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स वो होते हैं जो हाथ में आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप जो है वो आप हाथ में तो आप चलते फिरते तो यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी न किसी जगह, किसी एक प्लेस पर किसी जगह बैठना होगा और फिर उसको यूज़ करना होगा। किसी टेबल पे रख लेंगे या आप अपनी गोद में रख लेंगे तो यूज़ कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, अब आपको साथ साथ आप चल भी रहे हैं और साथ आपको कैरी करना है, तो फिर वो लैपटॉप तो काम नहीं करेंगे। तो उस केस में या तो टैबलेट आपके लिए सूटेबल है, या आप हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे जो कि स्पेशल पर्पस हो सकते हैं, और वो ज़्यादा स्मॉल होते हैं नॉर एज़ कम्पेयर टू टैबलेट, और वो हाथ में इजीली फिट हो जाते हैं। तो ऐसे पिक्चर में आपने देखा है कि ये यहाँ जो बार कोड रीडर इस कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है, और वो बार कोड रीड कर रहा है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन इसके अंदर एज ए इनपुट जा रही है। ठीक हो गया। और ये डेस्कटॉप, ये तो आपने देखी है। तो डेस्कटॉप भी एक पर्सनल कंप्यूटर है जो कि डिज़ाइन किया गया है स्टेशनरी लोकेशन। स्टेशनरी लोकेशन क्या कहते हैं? जो ठहरी हुई, स्टेशनरी मीन्स ठहरा होना। तो ये डेस्कटॉप जो है ये इस पर्पज़ के लिए नहीं है कि आप इसको उठाएं और मूव करते रहें और यूज़ करते रहें। ये हमेशा एक फिक्स जगह पर रखने के लिए बनाया गया है। आप इसे एक प्रॉपर जगह पे, एक डेडिकेटेड प्लेस के ऊपर प्लेस करते हैं, रख देते हैं, और फिर आप उसे यूज़ करते रहते हैं। और वेयर ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट फिट ऑन और अंडर अ डेस्क और टेबल। तो जिस तरह आपने ये दो डिफरेंट आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं, और तो ये पीसी है, ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर ही आपने सारे एलिमेंट्स इसके प्लेस किए हुए हैं। तो ये चूँकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स छोटे हैं, टेबल के ऊपर प्लेस किए जा सकते हैं, तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये जिस तरह डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, इसमें डेस्कटॉप का साइज़ बड़ा है, तो ये नीचे भी रख सकते हैं। समटाइम आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं अगर आपके पास जगह हो।
तो वो आपकी चॉइस होती है, लेकिन कहने का पर्पज़ ये है कि ये जो डेस्कटॉप पीसीज होते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, इनको एक ख़ास लोकेशन के ऊपर रखा जाता है और फिर यूज़ किया जाता है। अच्छा, फिर जो दूसरी कैटेगरी हमने डिस्कस की वो थी सर्वर्स की। तो सर्वर क्या होता है? सबसे पहले तो इस वर्ड पे थोड़ा सा गौर करें। सर्व, ये जो सर्वर है ये निकला है सर्व से, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सर्व पे फोकस करें, ये जो सर्व है, तो सर्व का क्या मतलब होता है? किसी की खिदमत करना, ठीक है ना, किसी की खिदमत करना, या खिदमत को कहते हैं सर्व किया, खिदमत की। तो सर्वर का क्या मतलब होगा? खिदमत करने वाला, ठीक हो गया। तो ये आपके ज़हन में इसका जो मेन थीम है वो क्लियर हो गया कि सर्वर मीन्स खिदमत करने वाला। जब हम कंप्यूटर्स की दुनिया में सर्वर का जिक्र करते हैं तो असल में हम एक ऐसी मशीन का जिक्र करते हैं जो नेटवर्क पर या जो कंप्यूटर्स की दुनिया में दूसरी मशीन्स या डिवाइसेस की खिदमत करता है, ठीक है। ऐसी मशीन जो इंटरनेट पर या नेटवर्क पर या कंप्यूटर्स की दुनिया में और डिफरेंट डिवाइसेस की, कंप्यूटर्स की खिदमत करे, ऐसी मशीन को हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत सादा सी एक डेफिनेशन की है। अब हम ज़रा इसके बारे में, अगर आप जहाँ टेक्स्ट पढ़ें तो आपको क्लियर होगा। अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर डेडिकेटेड। पहली बात तो याद रखें, जो सर्वर होता है वो असल में कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। ये असल में एक कंप्यूटर ही होता है, बस उस कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है। मतलब जिस तरह होता है ना कि एक बंदा डॉक्टर होता है, एक बंदा इंजीनियर होता है, एक टीचर होता है, एक आम बंदा होता है, एक स्टूडेंट होता है। अब देखें ये सारे इंसान ही हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना कोई ना कोई रोल है। इसी तरह कंप्यूटर्स की दुनिया में सब कुछ एक मशीन ही है या सब कुछ एक कंप्यूटर ही हो सकता है, ठीक है ना। एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो कंप्यूटर बहुत बेसिक लेवल का भी हो सकता है कि उसमें जस्ट थोड़े बहुत फीचर्स हों। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वो भी तो एक कंप्यूटर है, लेकिन उसमें लिमिटेड फीचर्स हैं। इसी तरह आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, वो भी कंप्यूटर है, काइंड ऑफ कंप्यूटर है, उसमें ज़्यादा फीचर हैं। इसी तरह टैबलेट है, उसमें भी ज़्यादा फीचर्स हैं। लैपटॉप है, उसमें और फीचर हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स की दुनिया की एक और ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम सर्वर कहते हैं, और उस सर्वर में कुछ ख़ास किस्म की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, या उसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, या उसमें कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जिनकी बेस पे हम उन्हें कहते हैं कि दे आर सर्वर्स। तो याद रहे सादा अल्फाज में, ये कोई बड़ी बला नहीं होती, ये जस्ट एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है। इसका ख़ास पर्पज़ होता है। पर्पज़ क्या होता है? टू प्रोवाइडिंग वन और मोर सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क हमने क्लास में जिस तरह पहले डिस्कस किया हुआ कि नेटवर्क क्या होता है, लैन क्या होती है, मैन क्या होती है। तो कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ जाना इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क। और वो आपके जहन में आई थिंक वो पिक्चर आ गई होगी जो हमने बोर्ड पर ड्रॉ भी की थी। तो उस पिक्चर को सामने रखते हुए वो वहाँ जितने भी चीज़ें आपस में कनेक्ट हुई थी, वो मशीन्स थी, वो डिवाइसेस थी। उन्हीं में से एक ख़ास किस्म की डिवाइस है जिसको हम सर्वर कहते हैं, और उसका काम क्या होता है? वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर एक मशीन, एक कंप्यूटर कुछ ख़ास तरह की सर्विसेज देने लग जाए तो हम कहते हैं कि ये मशीन अब सर्वर बन गई है, ठीक हो गया। हमारा जो लैपटॉप है वो उस तरह की सर्विसेज नहीं देता, इसलिए हम उसे नॉर्मल पीसी कहते हैं। और अगर हमारा पीसी, हमारा लैपटॉप उस तरह की सर्विसेज देना शुरू हो जाए जो कि ख़ास किस्म की होती हैं, तो हम अपने उस पीसी को सर्वर कहने लग जाएंगे कि मैंने अब इसको सर्वर बना दिया। क्लियर होगी बात ये? तो अब जो सर्वर्स हैं उनकी फिर फिजिकली अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो एक रैक सर्वर होते हैं जो कि ये रैक फॉर्म में पड़े होते हैं। इसी तरह ब्लेड सर्वर्स होते हैं, वो ब्लेड की फॉर्म में होते हैं और ज़रा बड़े ब्लेड्स होते हैं, ज़रा थिन होते हैं। इसी तरह कुछ टावर सर्वर्स होते हैं जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सर्वर्स की जो टाइप्स आपको 3 बताई गई हैं,
ये उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे है कि वो ऐसा नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों टाइप्स के सर्वर्स जो हैं वो कुछ ख़ास किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं। तो जब वो ख़ास किस्म की सर्विसेज देंगे तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे कि दे आर एक्चुअली सर्वर्स, और ये इस तरह की सर्विस दे रहे हैं। तो अब आगे हम ये देखते हैं इस स्लाइड में। अब हमें नज़र आ रहा है कि जो लेफ़्ट साइड पर कॉलम है एक टाइप का, तो यहाँ बहुत सारे सर्वर की टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और साथ दूसरे कॉलम में एक्सप्लेन किया हुआ। तो पहली तो चीज़ याद रखें, यहाँ हमने जो डिस्कस किया ना कि बहुत सारी सर्विसेज, एक जो सर्वर होता है वो सर्विसेज देता है ख़ास किस्म की। यहाँ बहुत लिमिटेड सी, वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, यहाँ जस्ट चंद डिस्कस की गई हैं। तो उनमें आप ये देखें कि ये कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जब कोई मशीन ये देने लग जाए तो फिर हम उसे एक सर्वर कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे पहले जो टाइप है वो है एप्लीकेशन सर्वर की, ठीक है जी, एप्लीकेशन सर्वर। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। तो सबसे पहली जो टाइप आपको नजर आ रही है वो है एप्लीकेशन सर्वर। तो अगर एक सर्वर एप्लीकेशन की डिफरेंट एप्लीकेशंस की सर्विसेज देने लग जाए तो हम फिर उसे कहते हैं वो एप्लीकेशन सर्वर है। फॉर एग्जांपल उस पर डिफरेंट सर्विसेज स्टोर्स होती हों, कि स्टोर्स हैं एंड रन एप्स हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसा सर्वर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को सेव करे और उस पर उनको एग्जीक्यूट करे, तो ऐसे सर्वर को हम एप्लीकेशन सर्वर कहें, ठीक हो गया। इसी तरह कुछ एक दूसरी टाइप है बैकअप सर्वर। तो बैकअप का क्या मतलब होता है, जो आपका कुछ डाटा पड़ा होता है, आप उसको किसी खास जगह सेव करना चाहते हैं ताकि लॉन्ग रन के लिए अगर डाटा वगैरह कभी लूज हो जाता है तो आप वहाँ से रिकवर कर सकें। तो आप ऐसे डेडिकेटेड सर्वर्स बना देते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी मौके पर वो मशीन डेड हो जाती है, उससे डेटा लॉस हो जाता है, तो आप उसको इजीली रिकवर कर सकें। तो उस पर आप बैकअप रखते हैं, आप फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह अपनी सारी फाइल्स रख दी और किसी वजह से आपकी डिवाइस से डाटा डिलीट हो गया, तो आप इजीली वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, अपने फोल्डर्स को और अपने मीडिया को, ठीक है। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो लेट्स से उसका डेटा कहीं ना कहीं आप बैकअप कर रहे होते हैं, और जब आप अपने फ़ोन को रिफ़्रेश करते हैं तो वो सारा डेटा चला जाता है, डिलीट हो जाता है आपके मोबाइल से, और आप वो सारा बैकअप ले लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। तो इस तरह के जो बैकअप सर्वर्स होते हैं, तो ये बैकअप की सर्विस होती है। तो वो सर्विस जो सर्वर दे रहा होगा, बैकअप एक सर्विस है, ये याद रखें, बैकअप एक सर्विस है। ये सर्विस जो हार्डवेयर, जो मशीन, जो डिवाइस दे रही होगी, हम उसे बैकअप सर्वर कहेंगे, ठीक है। इस पे हमारी हर तरह की फाइल्स सेव हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो फाइल किसी ख़ास फॉर्मेट की हो, हर तरह की सेव हो सकती हैं। जिस तरह का डेटा आपकी हार्ड डिस्क पे सेव हो सकता है, वो सारे का सारा यहाँ आप सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टाइप है वो डेटाबेस सर्वर की है। तो ये डेटाबेस एक सर्विस होगी, तो जो सर्वर ये डेटाबेस की फैसिलिटी देगा उसको हम क्या कहेंगे, डेटाबेस सर्वर। अच्छा, डेटाबेस कहते किसको हैं, पहले हमें ये आइडिया हो जाए। डेटाबेस एक्चुअली रिकॉर्ड को कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड को कहते हैं, ठीक है जी। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड को कहते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें बिखरी होती है ना, उसको डेटाबेस नहीं कहेंगे। कि जिस तरह आपने देखा होगा, हम कई दफ़ा एक फोल्डर कंप्यूटर में बनाते हैं और फिर उसमें सारा कुछ, में टेक्स्ट फाइल भी रखते हैं, उसमें मीडिया फाइल भी पड़ी है, उसमें PDF भी पड़े हुए हैं, तो हम उनको ऑर्गेनाइज किए बगैर जब सेव कर लेते हैं तो हम उसे डेटाबेस नहीं कहेंगे। तो डेटाबेस के लिए ज़रूरी है कि जब हम डेटा रखें या सेव करें उसे ख़ास ऑर्डर में रखें, ख़ास फॉर्मेट में सेव करें। ये कंप्यूटर साइंस के लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आपका ज़्यादातर वास्ता इससे नहीं पड़ेगा, लेकिन
फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस ऐसे डाटा को कहते हैं जो ख़ास फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड हो। समटाइम आपने देखा होगा अपने एक्सेल शीट्स वगैरह यूज़ की हैं अगर, तो उसके अंदर आप टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। आपने शायद बुक्स में भी कहीं देखा होगा, या जिस तरह आपने अटेंडेंस शीट देखी होगी, वो भी टेबल की फॉर्म में होती है कि एक कॉलम में रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, दूसरे में नेम्स होते हैं, फिर आगे आपका डिग्री का प्रोग्राम लिखा होता है, और आगे कुछ और चीज़ें भी डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा वो टेबल की फॉर्म होती है। तो जो डेटाबेसेस होते हैं ये नॉर्मली टेबल की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। ठीक हो गया। तो डेटाबेस सर्वर पर आप स्टोर करते हैं, आप डेटाबेस तक एक्सेस वगैरह फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये नॉर्मली हर तरह की जो एप्लीकेशन है आजकल दुनिया में, जो आप जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस सर्वर लाजमी यूज़ हो रहा है। चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करें, चाहे आप कोई फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं या जीमेल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं जिसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सेव हो रहा होता है, तो उनके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस सर्वर लाजमी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगला जो टाइप है ना सर्विस की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, डोमेन नेम सर्वर। तो ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डोमेन के नेम्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस। अच्छा, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराऊंगा, हमने क्लास में, आपको याद होगा हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है। हमें ये पता है कि जब भी कोई मशीन, कोई भी डिवाइस जब हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उसका एक फिक्स एड्रेस होना चाहिए ताकि इंटरनेट पर उसकी कोई पहचान हो सके, और वो एड्रेस यूनिक होना चाहिए। वो जो एड्रेस है जो इंटरनेट पर किसी मशीन को दिया जाता है उसे आईपी एड्रेस कहते हैं, ये आपको याद है। तो इसी तरह जो सर्वर्स होते हैं वो भी तो एक मशीन होती है ना, वो भी एक हार्डवेयर होता है, वो भी एक मशीन होती है। जब हम उसे कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के साथ, इसका मतलब उसका भी कोई आईपी एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक की एप्लीकेशन या फेसबुक का जितना भी रिकॉर्ड है वो जहाँ सेव है वो भी तो कोई सर्वर है। तो अब उस सर्वर से, फॉर एग्जांपल जब आप गूगल क्रोम और लेट्स से या कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें आप लिखते हैं facebook.com, तो आपके सामने एक पेज नज़र आता है। ये जो पेज है ये कहाँ पड़ा होता है, ये एक सर्वर पे पड़ा होता है जो कि फेसबुक का सर्वर है। इसी तरह जब आप gmail.com लिखते हैं तो आपको जीमेल का पेज नज़र आता है, वो कहाँ पड़ा होता है, वो भी किसी जीमेल के, गूगल का कोई सर्वर होगा, वहाँ पड़ा होगा। ठीक हो गया ना, ये चीज़ आपके जहन में आ रही है, थोड़ा सा विजुलाइज करें। और फिर जब आप टाइप करते हैं तो आपको सामने पेज नज़र आता है, वो पेज कहाँ पड़ा होगा, किसी सर्वर पर, उस सर्वर का कोई आईपी एड्रेस होगा। जब तक आपको किसी सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं पता होगा आप उसको कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। ये ऐसे ही है, जब तक आपको किसी बंदे का पता ना हो तो आप उसे बुला कैसे सकते हैं। ठीक है ना, एक कराची में एक बंदा है जिसको आप जानते ही नहीं है, आपने कभी उसको देखा ही नहीं है, आप कोई जान पहचान नहीं है, तो क्या आप कभी उसे बुला सकते हैं कि यार फलां तुम इधर आओ मेरी बात सुनो? नहीं, बुला नहीं सकते। इसी तरह इस दुनिया में लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, हमें किसी मशीन के बारे में नहीं पता। तो जब हमें उसका पता ही नहीं है कि वो कौन सी है, कहाँ है, तो हम बुला ही नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब जब हमें किसी मशीन से कोई काम कराना है, इसको बुलाना है, उसको डेटा भेजना है या उससे डेटा लेना है, तो हमें उसका आईपी एड्रेस लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, अब आईपी एड्रेस तो हर मशीन के डिफरेंट होते हैं। अब गूगल के सर्वर का आईपी एड्रेस और होगा, फेसबुक का और होगा, व्हाट्सएप का और होगा, इसके अलावा जो आप जूम यूज़ कर रहे हैं उसका और होगा, यूट्यूब का कुछ और होगा, इसी तरह वगैरह 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 वगैरह। तो जितने भी सर्वर या जितने भी इंटरनेट पे आप वेबसाइट्स देखते हैं, हर एक का कोई ना कोई, आप आबासीन की वेबसाइट देखते हैं, आप किसी और की वेबसाइट देखते हैं, आप अपनी कोई कंपनी रन कर रहे हैं या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की आप वेबसाइट देखते हैं, तो उनका कोई सर्वर होगा। तो हर कंपनी का जो जिसकी आप वेबसाइट्स व्यू करते हैं उनका कोई ना कोई सर्वर होगा। उस सर्वर तक पहुंचने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, ये याद रखना है। अच्छा, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए यू ऑलवेज नीड एन आईपी
एड्रेस। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्या हम इतनी सारी जो दुनिया में वेबसाइट्स हैं, अगर आप कोशिश करें रिकॉल करने की, तो हो सकता है आप ऑन एवरेज डेली बेसिस पे 10 डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। तो क्या आपको उन सारी वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस याद हो सकते हैं? नहीं याद हो सकते। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। याद रखें, मशीन्स के हमेशा आईपी एड्रेस होंगे, ठीक है, लेकिन हम इंसानों को प्रॉब्लम क्या है, हम वो आईपी एड्रेसेस सबके याद नहीं रख सकते। तो अगर हमें याद नहीं होंगे तो हम एक्सेस कैसे करें? उसके लिए हम खास किस्म का नेम यूज करेंगे। उस नेम को हम डोमेन नेम कहते हैं। तो जब आप टाइप करते हैं क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउजर के अंदर facebook.com, gmail.com, abasin.isb.edu.pk, abc.com, कोई भी कंपनी, ये जो आप लिखते हैं ये टेक्स्ट होता है, ये ऐसा टेक्स्ट है जो हमें समझ आता है। facebook.com ये हमें समझ आता है और याद रखना भी आसान है। gmail.com, youtube.com ये याद रखना हमारे लिए इजी है। तो ये जो नाम मैं बोल रहा हूं, these names are known as domain names। ठीक हो गया, डोमेन नेम। तो अब हम असल में क्या करते हैं, वो जो मशीन है, किसी भी जो हार्डवेयर है, जो सर्वर है, उसका कोई आईपी एड्रेस है, तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार ऐसा करो, इस आईपी एड्रेस के साथ ना ये वाला नाम जोड़ दो, ठीक है ना, इस आईपी एड्रेस के साथ ये वाला नाम जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल एक स्टूडेंट की लूँ, तो आपको पता है एक स्टूडेंट का नाम भी होता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो उन दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन अगर आप देखें तो जब किसी का नाम लें तो ज्यादा इजी होता है और याद रखना भी आसान होता है। किसी का रोल नंबर याद रखना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू उसका नाम। तो इसीलिए हम इंसान क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ऐसा इजी नेम हम रखें किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए। लेकिन सर्वर अपने नाम से नहीं पहचाना जाता, सर्वर अपने आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है, ठीक है। तो फिर हम एक ऐसा सर्वर बना लेते हैं, हम इंटरनेट पर एक ऐसा सर्वर बना लेते हैं जो ये नाम याद रखता है बजाय इसके, ठीक है। तो हम इनका आपस में ना यूं कहते हैं पेयर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आईपी एड्रेस है फेसबुक के सर्वर का, तो हमने उस सर्वर का एक नाम रख दिया facebook.com। तो वो जो एक आईपी एड्रेस हमने उसका जो भी असाइन हुआ है उसको, वो आईपी एड्रेस और facebook.com इसको आपस में अटैच किया और हमने कहा जब ये facebook.com लिखा जाएगा ना, इसका मतलब ये आईपी एड्रेस, ठीक है, इसका मतलब ये आईपी एड्रेस। जब google.com लिखा जाएगा उसका मतलब ये वाला आईपी एड्रेस, जब YouTube लिखा जाएगा तो उसका मतलब है ये वाला आईपी एड्रेस। तो आप हर नाम के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस कंबाइन कर देते हैं और वो एक काइंड ऑफ टेबल बन जाता है, एक 2 कॉलम्स का एक टेबल बन जाता है जिसमें एक नाम होंगे, दूसरे कॉलम में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक खास किस्म के सर्वर पर रख देते हैं और उस सर्वर को हम डोमेन नेम सर्वर कहते हैं। इसको नॉर्मली आपने डीएनएस का नाम सुना होगा, शायद आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया हो घर पे भी, आप जब इंटरनेट यूज करते हैं तो कभी एरर आ सकता है कि डीएनएस प्रॉब्लम। तो वो डीएनएस प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपने डोमेन नेम लिखा होता है वो गलत लिखा होता है, मींस उसके अगेंस्ट कोई आईपी एड्रेस उस सर्वर को नहीं मिलता, तो वो एरर देता है कि भाई ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं, ऐसा कोई सर्वर है ही नहीं जिसका ये नाम हो। तो जब भी डोमेन नेम सर्वर का प्रॉब्लम आए तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा नाम आपने लिखा है या आप एक्सेस करना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट टेबल के अंदर कोई आईपी एड्रेस नहीं पड़ा होगा, ठीक है। तो ये जरा अगर आप देखें तो आप दोबारा से पढ़ें कि ये डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, ये स्टोर करता है डोमेन नेम्स को और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेट से अगर ये चीज़ हटा दी जाए ना, ये सर्वर अगर निकाल दिया जाए तो हमारे लिए वेबसाइट्स को एक्सेस करना एक अजाब बन जाएगा। इसके बजाय हमें आईपी एड्रेस याद रखने पड़ेंगे जो कि हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो कि फाइल सर्वर की। तो फाइल सर्वर या स्टोरेज सर्वर, ये फाइल सर्वर पे समटाइम आप डिफरेंट तरह की फाइल स्टोर कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल स्टोर कर लें या आप मीडिया फाइल स्टोर कर लें। तो आप किसी तरह का भी डेटा, समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट से आप सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके पीछे एक फाइल सर्वर मेंटेन किया होता है जिस पे वो सारी फाइल्स प्लेस की होती हैं, रखी होती हैं और आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है FTP। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। तो ये FTP एक सर्वर होता है, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है यूजर की फाइल्स को, उसको अपलोड करने में और उसको डाउनलोड करने में हेल्प करता है। आपने गूगल ड्राइव यूज की होगी या वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट की, उसको यूज किया होगा। तो आप लेट्स से मैं एग्जांपल सिर्फ गूगल ड्राइव की लेता हूं ताकि आप सब ने वो यूज भी किया होगा तो वो इजी भी है। तो जब आप गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हैं और उस पर अपनी डिफरेंट फाइल्स अपलोड भी कर सकते हैं और उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये जहां हो रहा होगा, हम ये जो काम कर रहा होगा वो सर्वर जो ये अपलोड वाला और डाउनलोड वाली फैसिलिटी दे रहा होगा, ऐसे सर्वर को हम FTP सर्वर कहेंगे। देखें, एक है डेटा का पड़ा होना, एक है डेटा के डाउनलोड या अपलोड की फैसिलिटी देना। ये दो डिफरेंट काम है, ये आपने समझना है। डेटा सेव हो जाना किसी जगह पर, ठीक है जी, वो किसी मशीन पर सेव होगा, वो फाइल सर्वर कहलाएगा। डेटा का एक जगह प्लेस कर देना, रख देना। उस डेटा को या किसी भी डेटा को अपलोड करना या डाउनलोड करना, इसकी फैसिलिटी देना, ये FTP के थ्रू होता है। और ऐसे सर्वर को हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर कहते हैं। तो ये याद रखें। ऐसा तो नॉर्मली ये दोनों काम इकट्ठे हो रहते हैं, डेटा का अपलोड या डाउनलोड होना और डेटा का सेव होना, ये नॉर्मली एक ही सर्वर पे हो रहा होता है। तो असल में ये जो फाइल सर्वर है और FTP सर्वर, ये कंबाइंड करके, ये दोनों सर्विसेज कंबाइंड करके एक ही मशीन, एक ही हार्डवेयर के ऊपर ये दोनों सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली ये एक ही सर्वर पर दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर गेम सर्वर होता है। गेम सर्वर में आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा बूम है PUBG खेलने का। तो आपने अक्सर देखा होगा, तो कुछ लोग एक सेंट्रल पॉइंट पे, एक सर्वर पे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर टीम बनाकर उसमें प्ले करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ आप एक सर्वर बना सकते हैं जहां सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे और फिर वहां से सर्विसेज आगे कंटिन्यू रहेंगी। तो ऐसी मशीन को हम गेम सर्वर कहेंगे। फिर इसी तरह होम सर्वर हो सकता है, आप अपने घर पर कोई सर्वर रख सकते हैं, उस सर्वर के थ्रू आप स्टोरेज की फैसिलिटी शेयर कर सकते हैं, आप इंटरनेट कनेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं और डिफरेंट और कंप्यूटर्स की जो और डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सम फॉर एग्जांपल, आपने शायद कभी देखा हो घर पे जब आपने लेट्स से 2-3 पीसीज रखे हुए हैं तो आपस में वो एक नेटवर्क से, एक छोटी सी लैन से कनेक्टेड होते हैं। तो किसी एक कंप्यूटर के साथ ना प्रिंटर लगा होता है। अब आपने प्रिंट लेना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर के साथ उसे प्रिंटर को अटैच करना होगा। लेट्स से वो 2 डिफरेंट रूम्स में कंप्यूटर्स हैं और आपके भाई के कंप्यूटर के साथ वो जो आपका प्रिंटर है वो अटैच है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये, एक सोल्यूशन ये है कि अब आपने प्रिंट लेना है तो आप अपना पीसी दूसरे कमरे में लेकर जाएंगे और उस प्रिंटर के साथ अटैच करेंगे, या आप वो प्रिंटर भाई के कमरे से अपने रूम में लेकर आएंगे और फिर उसका अटैच करेंगे। या तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपने किसी तरह वो जो प्रिंटर आपके भाई के पीसी के साथ ऑलरेडी अटैच है, आप किसी तरह उसे शेयर कर दें, आप अपने नेटवर्क पर उसे शेयर कर दें। तो जब आपका भाई अपने पीसी से उस प्रिंटर को शेयर करेगा तो आपके भाई का पीसी जो है वो एक काइंड ऑफ होम सर्वर बन जाएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पीसी से प्रिंट भेजेंगे और आप चूज करेंगे
कि यार इस सर्वर के साथ जो प्रिंटर लगा हुआ है या अटैच है उस पर ये प्रिंट भेजो, तो वो आप प्रिंट अपने रूम में बैठे हुए भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो वो डायरेक्टली आपके भाई के कंप्यूटर पर के साथ जो प्रिंटर अटैच है वहाँ से वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगी। और उसके लिए ज़ाहिर है ये ज़रूरी है कि आपके भाई का पीसीबी ऑन हो, ठीक है। तो अगर एक पीसी ऑफ होगा तो वो ज़ाहिर है वो एक सर्वर ही ऑफ होगा तो वो सर्विस नहीं दे सकेगा, वो आपको किसी किस्म की सर्विस प्रोवाइड करने से कासिर है, ठीक है जी। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट सर्वर है वो है लिस्ट सर्वर। उस पर आप डिफरेंट ईमेल लिस्ट वगैरह मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स आप लिख सकते हैं। ये नॉर्मली आपने जब जीमेल वगैरह यूज़ किया हो तो आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट की एक पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो वो जितने भी ईमेल कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी लिस्ट सर्वर पे अवेलेबल होती है, ठीक है। और दूसरी जो अगली जो टाइप है वो मेल सर्वर्स हैं। तो आप जब जीमेल या हॉटमेल या आउटलुक या याहू वगैरह की जिस किसी की भी सर्विस ईमेल वाली सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो मैसेजेस हैं, जो आपके ईमेल्स आती हैं या आपने सेंड की होती हैं, वो सारी की सारी एक ख़ास किस्म के सर्वर पर पड़ी होती हैं, प्लेस की जाती हैं। ऐसे सर्वर को हम मेल सर्वर कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये याद रखें कि ये जो मेल सर्वर है और जो लिस्ट सर्वर है ये नॉर्मली एक ही मशीन पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, क्योंकि वहीं आपको कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, वहीं आपको ईमेल की मैसेजेस, ईमेल के जो मैसेजेस हैं वो भी चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टाइप है, उसे हम नेटवर्क सर्वर कहते हैं, जो कि नेटवर्क के ऊपर जो डिफरेंट ट्रैफिक आपकी आ रही, जो इंटरनेट की ट्रैफिक है, जो डाटा है, उसको मैनेज कर सकता है। ये नॉर्मली भी आपके स्कोप से आगे की चीज़ है, ये आपको अगर नहीं भी समझ आए तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो प्रिंट सर्वर होता है, कि जिस तरह भी मैंने आपसे पहले एक एग्जांपल दी थी कि वो आपका जो भाई का पीसी है वो एक काइंड ऑफ सर्वर एक्ट कर रहा है, प्रिंट सर्वर एक्ट कर रहा है, तो वो एक काइंड ऑफ छोटा सा प्रिंटर बन सकता है, सॉरी वो एक प्रिंटर सर्वर बन सकता है, तो आप इजीली वहाँ से प्रिंटिंग कर सकते हैं। फिर एक वेब सर्वर होता है। आप जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं ना, ये याद रखें, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जब हम URL उसका लिखते हैं या जो डोमेन नेम लिखते हैं तो हमारे सामने जो पेज होता है ना, वो पेज किसी सर्वर पे पड़ा होता है। तो ये जो वेब के पेजेस होते हैं, ये जितने भी पड़े होते हैं ये किसी न किसी वेब सर्वर पर पड़े होते हैं। तो ऐसा सर्वर जो वेबसाइट की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जो वेबसाइट शो करे, ठीक है, वेबसाइट्स का डेटा या इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा सके, हमें रिक्वेस्ट करने पे हमें रिस्पांस दे, ऐसे सर्वर को हम वेब सर्वर कहते हैं। और उसके ऊपर आपके सारे वेब पेजेस पड़े होंगे और हम ब्राउज़र के थ्रू उसको रिक्वेस्ट करेंगे, वो पेज फिर हमें शो होगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वो मेजर टाइप्स थी जो नॉर्मली सर्वर की जो नॉर्मली हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि एक सर्वर प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो कि सर्वर दे सकता है। तो ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, उसके अलावा जो सर्वर्स होते हैं उस पर वर्चुअलाइजेशन हो सकती है। वर्चुअलाइजेशन काइंड ऑफ इमेजिनेशन जिस तरह हम कहते हैं उस तरह हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग और पूलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो हमारे कंप्यूटर होते हैं ना, उसके कुछ रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो हमारा प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, जिस तरह हमारा प्रोसेसर होता है प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, वो हमारी मेमोरी हो सकती है, वो हमारी कुछ और फैसिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि ख़ास किस्म की सर्विसेज हमारी इस पर चल रही होती हैं मशीन के ऊपर। तो उन सर्विसेज को जब हम शेयर करते हैं मल्टीपल लोगों के साथ, तो फिर हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। पूल का मतलब होता है कि ग्रुप बना देना और फिर ग्रुपिंग कर देना और फिर डिफरेंट लोगों को वो ग्रुप असाइन कर देना, और इसी तरह शेयरिंग का भी यही पर्पज़ होता है। तो जब आप पूलिंग कर लें या शेयरिंग कर लें रिसोर्सेज की, ठीक है, तो हम फिर उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ वर्चुअलाइजेशन,
तो ये याद रखें। तो अक्सर जब हम यूटिलाइजेशन या वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो हम जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं वो एक तो स्टोरेज आपकी होती है, दूसरी आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो पीसी जो प्रोसेसर होता है उसका जो टाइम होता है हम नॉर्मली उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, अ सर्वर फार्म इज अ नेटवर्क ऑफ जनरल सर्वर्स टुगेदर इन अ सिंगल लोकेशन। अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, जहां बहुत सारी मुर्गियां पड़ी होती हैं। इसी तरह आप डेयरी फार्म देखते हैं तो वहाँ जहाँ बहुत सारी डेयरी वाली या जो गाय हैं, जो भैंसें पड़ी होंगी। इसी तरह एक सिंगल लोकेशन पर अगर बहुत ज़्यादा सर्वर पड़े होंगे तो हम उसे सर्वर फार्म कहेंगे। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, इसके अलावा एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है जो हम ऐसी जगह के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, वेयर हाउस। नॉर्मली हम कहते हैं कि सर्वर्स का वेयर हाउस भी है, या हम उसे क्लाउड भी बोलते हैं। ठीक है, जहां बहुत सारे सर्वर्स की फैसिलिटी पड़ी हो तो हम उसे क्लाउड फैसिलिटी या क्लाउड भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है। नॉर्मली जो मेन फ्रेम होता है वो बड़ा कंप्यूटर होता है, एक्सपेंसिव होता है, और एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होता, ये एक सर्वर काइंड ऑफ होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, और ये असल में थाउजेंड्स ऑफ जो डिवाइसेस हैं या जो यूज़र्स हैं या रिक्वेस्ट हैं उनको प्रोसेस कर सकता है एक ही टाइम के अंदर, कि एक ही टाइम के अंदर ये हज़ारों रिक्वेस्ट को या हज़ारों यूज़र्स को सर्व कर सकता है। इसलिए इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये एक्सपेंसिव भी होता है, और ये साइज़ में बहुत बड़ा भी होता है।